आज का जो लेक्चर है ये सबसे इम्पोर्टेंट एसिड बेस लेक्चर में से एक है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लुईस एसिड बेस थ्योरी, मतलब लुईस ने एसिड बेस के लिए क्या थ्योरी दी थी। तो हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा, ये बता दूं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर एसिड एंड बेस के ही लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर में हमने आर्हीनियस की थ्योरी पढ़ी, थर्ड लेक्चर में हमने ब्रोंस्टेड लॉरी की थ्योरी पढ़ी। आज हम अगली थ्योरी पढ़ रहे हैं जो कि है लुईस एसिड बेस थ्योरी, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और हर जगह काम आने वाली थ्योरी। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि जैसे BCl3 है, AlCl3 है, ऐसे कंपाउंड ना जिसमें H+ है ही नहीं, वो कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। हाउ, क्यों? ना ये बात आर्हीनियस बता पाया और ना ही ये बात ब्रोंस्टेड लॉरी बता पाया। तो ये बात का जवाब दिया हमारे लुईस एसिड बेस, लुईस पैसा हमने, जिन्होंने सिंपल बात कही। क्या कहा उन्होंने? कहा एसिड हम उन कंपाउंड को कहेंगे, एसिड हम उन कंपाउंड को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो कंपाउंड एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे लिए क्या होंगे? एसिड। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रही है वो क्या है? एसिड है। और ऐसे ही हम बेस उन कंपाउंड को कहेंगे जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, हम उनको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। देखो बहुत सिंपल बात है। क्या? दोबारा सुनना, एसिड उन कंपाउंड को कहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस उन कंपाउंड को कहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, सिंपल बात आई बात समझ में। एसिड उनको कहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस उनको कहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब ध्यान सुनो, अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए भाई साहब तुम्हारे पास होनी चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होनी चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। ये तो सिंपल है ना, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन को बैठाओगे कहाँ जब तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तुम्हारे पास ऑर्बिटल खाली नहीं है तो तुम बैठाओगे कहाँ? तो एसिड बनने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होती है कि कंपाउंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और बेस बनने के लिए सबसे पहली चुनौती होती है कि कंपाउंड के पास लोन पेयर होना चाहिए। मतलब अगर उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो उसके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए ना, तभी तो वैसा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एसिड बनने के लिए उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए और एक बेस बनने के लिए लोन पेयर होनी चाहिए। अब जैसे मैंने एग्जांपल किया तुम्हारा BCl3, BCl3। अब BCl3 का अगर कंपाउंड ना हो तो तुम बेसिक इस तरीके से कंपाउंड होगा, ये रहा BCl3, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब मुझे बताओ, देखो अब ये एक एसिड की तरह काम करता है, हमें पता है। अब ये एसिड होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर को करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वैसा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी भी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम क्यों फालतू के इलेक्ट्रॉन लोगे? मतलब तुम्हारे पास भर के इलेक्ट्रॉन है तो तुम फालतू इलेक्ट्रॉन क्यों लोगे? जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो तुम इलेक्ट्रॉन लोगे। अब गौर करते हैं, देखो BCl3 में जो सेंटर मेटल एटम है वो है बोरोन। ठीक है, अब बोरोन हमारा क्या है? एक सेंटर मेटल है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इससे कम है BCl3 में बोरोन क्या है? सेंटर मेटल एटम है। अब एक BCl3 में अगर मैं चेक करूँ, देखो BCl3 में बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1 2 3 4 5 6। बोरोन के पास इस पॉइंट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमको बेसिक बहुत 8वीं कक्षा में पता है कि किसी भी चीज को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। बट इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरॉन क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके बाद, बोरॉन के बाद। तो अब खुद देखो, पहली बात बोरो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अब दूसरी चीज चेक करते हैं कि क्या इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। चलो वैकेंट ऑर्बिटल चेक करते हैं। ठीक है, ओके। BCl3 बोरॉन कितना होता है? 5। कितना आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 का आते हैं। तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? वो 1s2 2s2 2p1 होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बनाऊं, ये है 2s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p1 जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर दूं इधर, तो मुझे तो लगभग मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ना? आ जाएंगे। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट, मतलब अभी बोरॉन
बॉन्ड बना सकता है, एक Cl के साथ यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, एक Cl के साथ यहाँ पे और एक Cl के साथ यहाँ पे। इसलिए बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर तुम गौर देखो तो ये रहा हमारा वैकेंट ऑर्बिटल, खाली है नहीं ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल खाली है। इस वैकेंट ऑर्बिटल में हमारा बोरॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। देखो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी निकल गया, क्योंकि इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी निकल गया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए ये हमारा क्या है? एक लुईस एसिड है, जो कि बहुत पहले से हमारी क्या चल रही थी? लिमिटेशन चल रही थी कि भाई साहब BCl3 ऐसे सिंपल AlCl3 को भी अगर मैं लगाऊं तो उसका भी क्या आएगा? 3s2 3p1 ही आएगा, जिसमें भी 3 ऑर्बिटल Cl ले लेंगे और एक वैकेंट ऑर्बिटल उस पर बचेगा। ये जो ये होते हैं इनको लुईस एसिड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लुईस एसिड। तो आप हमारे जो हर का लिमिटेशन था कि क्यों हमारा ऐसे कंपाउंड जिनमें H+ नहीं होता है वो हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे बेस को भी ले तो बेस हमारे पास जैसे मान लो NH3 अमोनिया है, NH3 है। अब NH3 का अगर हम RNH देखो तो इसके पास OH है नहीं, बट हमारे पास पता है कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होते हैं, तो ये इन लोन पेयर को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसलिए ये क्या है? एक बेस है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी होती है, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो लुईस एसिड बेस थ्योरी का लिखना होगा तो तुम कह रहे हो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी एसिड आर दोस कंपाउंड व्हिच हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर and base are those compound which having the ability to donate electron pair। फिर तुम आप डिफाइन करने कर सकते हो फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर द एसिड शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट सेंट्रल एटम एंड फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर द बेस शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी ब्लावा चीजें लिख सकते हो। अगला जो टॉपिक आता है तो लुईस एसिड पे थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हो कि बहुत बढ़िया आती है। देखो अब आता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि लुईस एसिड थ्योरी का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा। अब हम एसिड किस किस टाइप के एसिड हो सकते हैं, किस किस टाइप के बेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो समझना पड़ रहा है। तो सब अब यही डालना क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। सबसे पहले लुईस बेस को करते हैं, लुईस बेस, क्योंकि बेस थोड़ा सा देखो क्लासिफिकेशन लुईस बेस। देखो हमें पता है ना बेस क्या होते हैं। बेस वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब सिंपल ये बात है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। तो पहला लिखना स्पीसीज विथ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज हमारी लुईस बेस होती है। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है दो फालतू के इलेक्ट्रॉन है, अगर दो फालतू इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट हो सकते हैं। मान लो जैसे OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव बेस होता है क्योंकि OH में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है। ऐसे Cl नेगेटिव बेस होता है, CH3COO नेगेटिव बेस होता है, नेगेटिव चार्ज है। इसके बाद NH3 नेगेटिव बेस होता है, NH2 नेगेटिव वाली बेस होता है। हर वो स्पीसीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो बेस कहलाएगा, क्योंकि क्योंकि उसके पास फालतू का इलेक्ट्रॉन है। अब ये आ गया ब्रोंस्टेड लॉ की, ऐसे मान लिए था ना HCl H+ और Cl। हमें हमने कहा था इसको क्या था? कॉन्जुगेट बेस कहा था। क्या? कॉन्जुगेट बेस। आइनस की गलती तो थी इसने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को लिया नहीं था बेस में, बट लुईस ने तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को लिया बेस में। तो ये आरएनएस की लिमिटेशन को लुईस भी क्या करता है? कंफर्म करता है, मतलब ओवरटर्न करता है, ठीक है। नंबर 2 लिखना स्पीसीज विथ लोन पेयर। अब ऐसी स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर है वो आराम से हमारे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। हर स्पीसीज जिनके पास क्या है? लोन पेयर है। अब जैसे एग्जांपल हो गया H2O बेस होता है, H2O के पास लोन पेयर होता है। NH3 बेस होता है, NH3 के पास भी लोन पेयर होते हैं। और जैसे मान लो CH3 CH2 OH एल्कोहल एक बेस होता है, क्योंकि इसके पास भी क्या है? लोन पेयर है। तो हर वो कंपाउंड जिनके सेंट्रल मेटल एटम के पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे क्या होंगे? लुईस बेस कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे? लुईस बेस कहलाएंगे। तीसरी अगर मैं बता दूं तो ऑल कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में लिगेंड आते हैं, लिगेंड क्या होते थे? हमें पता है ना, मेटल होता था सेंट्रल एटम। लिगेंड होते थे जो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? डोनेट करते थे,
सेंट्रल मेटल एटम को। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो हम क्या कहते थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ये एक लुईस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो लिगेंड है वो एक लुईस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो जितने भी लिगेंड तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सुने वो सारे क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। जैसे एग्जांपल इथाइलिन डायमीन तुमने सुना है, इथाइल डायमीन सुना है, ऑक्सलेट आयन सुना है, ब्लावर चीज EDTA तुमने सुना है, इथाइल डायमीन टेट्राएसिटेट। ये सारे जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे क्या है, लुईस बेस। तो 3 टाइप के लुईस बेस हो सकते हैं। सबसे पहला जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि देखो हमें बेस बनाने के लिए सबसे पहली मेन कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना, डोनेट करना। अब ये एबिलिटी होगी उन्हीं के पास जिनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन होंगे। ये एबिलिटी सिर्फ उनके पास होगी जिनके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिनके भी जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनका फालतू के नेगेटिव चार्ज है। दूसरा जिनके पास क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर भी तो होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को तो हम लोन पेयर कहते हैं, तो वो डोनेट कर सकते हैं। और तीसरा कोऑर्डिनेट के लिगेंड, उनके पास सारे होते हैं। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस। अब क्लासिफिकेशन है लुईस एसिड का, ये थोड़ा क्या है, ठीक है। तो डालना क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। अगर तुम्हें लुईस बेस हो जाएगा तो तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा। एसिड के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की 2 कंडीशन मैंने बता दी है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की 2 कंडीशन है। सबसे पहले होना चाहिए बाई वैकेंट ऑर्बिटल, जहां तुम इलेक्ट्रॉन रखोगे, और दूसरी बात तुम्हारे पास डेफिशिएंसी मतलब कमी होनी चाहिए। तो 2 चीज होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड के अगर डेफिशिएंसी और वैकेंट ऑर्बिटल दोनों है तभी वो क्या कहलाया जाएगा, लुईस बेस एसिड कहलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो बहुत इजी है, और डी ब्लॉक एलिमेंट एंड आयन, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक आयन है वो सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। डी ब्लॉक के क्यों होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हम जो सेंटर मेटल एटम देते थे वो डी ब्लॉक से तो होता था। हमने बाहर का कहाँ दिखाया, तो Fe ही होता था, या तुमने क्या देखा होगा, जिंक देखा होगा या कॉपर देखा होगा। तुमने जितने भी सेंटर मेटल एटम देखे वो सारे क्या थे, डी ब्लॉक के जो थे। और डी ब्लॉक के वास्ते वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही है, पड़ा ही रहता है। तो ऑब्वियसली जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लायक, क्योंकि उनके पास देखो डेफिशिएंसी होगी, और ऑब्वियसली उनके साथ क्या, उनके पास और क्या दूसरी चीज क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। इसलिए जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा थोड़ा बदला, ध्यान सुनना। हाँ, अब मेन है वैकेंट ऑर्बिटल का। क्या है मेन, वैकेंट ऑर्बिटल का। अब हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं 4 टाइप के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं। तो अगर किसी के पास देखना तो मैं 2 लिखना, स्पीसीज हैव वैकेंट एस ऑर्बिटल। ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या है, वैकेंट एस ऑर्बिटल है। और मैं कहता हूँ ये सिर्फ दुनिया में एक ही के पास होता है, जो कि है H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, और किसी के पास नहीं होता। और किसी के पास S होता है, क्योंकि S क्या है ना, ध्यान से सुना, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, सुना। पहली बात S, देखो बहुत सारी कंडीशन है। देखो पहली बात तो S के पास एक ही ऑर्बिटल है, तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिया वो वैकेंट रहेगा नहीं। ठीक है, सिंपल, एक भी इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिया तो वो वैकेंट रहेगा नहीं। दूसरी चीज है, मान लो S जो है ना वो स्टार्ट है, मतलब वो अनलॉक करता है। मान लो जैसे तुम्हारे पास 1s में भरे, देखिए 1s में इलेक्ट्रॉन है, जैसे तुम्हारे पास 2s में इलेक्ट्रॉन गए तो तुमने साथ ही साथ 2p को भी अनलॉक कर दिया है। S में 2s में जाते ही 2p अनलॉक हो चुका है। जैसे तुमने 3s में इलेक्ट्रॉन गए तो 3s में 3p और 3d अनलॉक हो गए। जैसे 4s में इलेक्ट्रॉन गए तो 4p, 4d और 4f अनलॉक हो जाते हैं। जैसे देखो, क्योंकि हर शेल का ना पहली शुरुआत ऐसी है, तो कोई भी अगला शेल अगर मेरे को अनलॉक करना है तो मेरे को S में इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। दिक्कत है S में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो S खाली सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड आयन में मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s 1 ही होता है। तुम एक इलेक्ट्रॉन ले दोगे वो 0 हो जाएगा, तुम्हारा वैकेंट S ऑर्बिटल आ जाएगा। तो पहली बात, ऐसी स्पीसीज के बाद वैकेंट S ऑर्बिटल होता है, क्योंकि पूरी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्राइड आयन होता है। ठीक है, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास 2s में इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारे पास सिर्फ ये आती है, तुम 3s में आते हो, 3s में आते जैसे, लेकिन तुम्हारे पास 3s में अगर इलेक्ट्रॉन है तो तुमने ये दोनों भी अनलॉक कर दिए। 4s में इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों भी अनलॉक, ये 3 अनलॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना
तुम्हारा अगर ये कोई भी मान लो किसी भी शेल नंबर के किसी भी शेल के ऑर्बिटल चाहिए या सबशेल चाहिए तो तुम्हें वहाँ उसके एस में इलेक्ट्रॉन होने जरूरी। अब ये कहाँ काम आएगा, ध्यान से सुनना कहाँ काम, ठीक है। अब ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ स्पीशीज विद है वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। चलो स्पीशीज है वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब ऐसे स्पीशीज इनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट क्या होता है, पी ऑर्बिटल होता है। तो अब वैकेंट पी ऑर्बिटल किसके पास होता है, बहुत सिंपल है। वैकेंट पी ऑर्बिटल किसके पास होता है, वो दो ही कंपाउंड में होता है। ध्यान सुना, ध्यान सुना। सेकेंड ए के डाइवैलेंट कंपाउंड, अब बहुत खतरनाक शब्द इसका होता है। सेकेंड ए के डाइवैलेंट कंपाउंड और थर्ड ए के ना थर्ड ए के ट्राइवैलेंट कंपाउंड। अब तुम्हारे दिमाग में सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं आया होगा इस पॉइंट में क्या लिखा है ये, मैं समझा दूँ। सेकंड ए के डाइवैलेंट कंपाउंड और थर्ड ए के ट्राइवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है। सबसे पहले तो तुम्हें इसके लिए पीरियोडिक टेबल को समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में चीज़ें लिखी कैसे जाती है। अब अगर तुम्हें गौर क्या हो, कभी भी किसी पीरियोडिक टेबल में अगर तुमने गौर भी किया हो ना, तुम्हें एक चीज़ पक्का दिखेगी कि यार 1 2 3 4 पीरियड ग्रुप तो ठीक है, जो पीरियड होते हैं ना, जो ग्रुप होते हैं डाउन द ग्रुप अलॉन्ग द पीरियड वाला, जो नीचे ग्रुप होते हैं वो तो 1 2 3 4 लिखे होते हैं, लेकिन ऐसा भी लिखा होता है देखो, फर्स्ट ए सेकेंड ए, फिर यहाँ से शुरू होता है थर्ड ए फोर्थ ए, यहाँ से होता है थर्ड बी, ऐसी अलग अलग तरीके से चीज़ें लिखी होती है। तो थर्ड सेकेंड ए का मतलब है सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट। कौन से ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट। कौन से, डाइवैलेंट, जो कि दो बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल MgCl2, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, हाँ। दो बॉन्ड बनाए हैं, हाँ, Cl2 ऐसे, MgCl2 CaCl2। ये जितने भी सेकेंड ग्रुप के ना, सेकेंड ग्रुप के डाइवैलेंट कंपाउंड है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तुम गौर कर देखो, खुद देखो Mg क्या लिखा है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो होता है ना, ये होता है ना मैग्नीशियम का 6 10 2 बार। अगर तुम गौर करो देखो 3s2 खुल लगा है, ध्यान सुना देखो, अगर 3s में इलेक्ट्रॉन है तो 3p में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 3p अनलॉक हो गया। ये लो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से एक साइड में इधर भी गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बना देंगे, ये रहे वैकेंट ऑफ पी ऑर्बिटल। आगे ना आगे तो जितने भी सेकंड ग्रुप के डाइवैलेंट होते हैं, सेकंड ग्रुप के डाइवैलेंट मतलब सेकंड ग्रुप अगर यहीं पे बना होता है यार, वैसे तो बन नहीं सकता, और सेकंड ग्रुप के जितने भी दो बॉन्ड बनाने वाले होते हैं वो सभी क्या होता है, उनमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो ये सारे क्या है, लुईस एसिड है। थर्ड ग्रुप के थर्ड यहाँ पे थर्ड सीधा आता है वहाँ पे बोरॉन वाली फैमिली में, यहाँ से यहाँ से पकड़ते हैं, बीच में डी ब्लॉक नहीं आते हैं थर्ड में, BCl3 AlCl3। ध्यान ना, थर्ड ए के ट्राइवैलेंट मतलब 3 बॉन्ड बनाने वाले, जैसे BCl3 AlCl3, ये भी लुईस एसिड होते हैं क्योंकि इनमें भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और मैंने BCl3 में दिखाया था आपको किस तरीके से वैकेंट पी ऑर्बिटल था। तो याद रखना, तीसरे टाइप की स्पीशीज आते हैं जिनके पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये उनके एग्जांपल है। चौथे लिखना, अब स्पीशीज विद वैकेंट डी ऑर्बिटल तो मैंने जैसे दिखाई दे, चलो ए स्पीशीज हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के लिए सबसे देखो, वैकेंट डी ऑर्बिटल पहले तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट में मिलेंगे, लेकिन डी ब्लॉक के अलावा भी वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलते हैं। अब वो कहाँ मिलते हैं, जहाँ सुनना, फोर्थ है कि ट्राइवैलेंट, फोर्थ है कि ट्राइवैलेंट, फिफ्थ है कि फोर्थ है कि ट्राइवैलेंट, और टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट तो बेटा टेट्रावैलेंट, और फिफ्थ है कि पेंटावैलेंट कंपाउंड होते हैं, एक्सेप्ट कार्बन और नाइट्रोजन। इनको छोड़ के जितने भी फोर्थ वाले की फैमिली क्या होती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तुम्हारा ये एंटीमनी बिस्मिथ या गई, और फिफ्थ की फैमिली होती है नाइट्रोजन, पोटेशियम, आर्सेनिक,
तुम्हारा नहीं, एंटीमनी किसमें नहीं, 3 लेड आते हैं उधर, और एंटीमनी किसमें आते हैं, नाइट्रोफिलिक, निट्रोजन है, ये होते हैं निट्रोजन है। देखो पहले होते हैं ये, और ये होते हैं निट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट, इनको छोड़ के अब इनको क्यों छोड़ के, क्योंकि तुम्हें पता होगा कार्बन, जानना, कार्बन और नाइट्रोजन का जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो 2p में जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 2p में जाता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही रहता है। और तुम्हें पता है डी, और जो डी आता है, डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल शुरू होता है वो थर्ड शेल से शुरू होता है। कि अब 2p में इलेक्ट्रॉन है तो 2p में 2d तो होता नहीं है, 2d नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। थर्ड वाला तुम्हारा जो 3d है उसमें जो थर्ड शेल है वो अनलॉक हुआ नहीं है, क्योंकि 3D में तो पहुंचे नहीं है, तो इसलिए ये पहले वालों को छोड़ के जो नीचे की जितने भी है ये फिफ्थ है के पेंटावेलेंट, SbCl5 इस तरीके से ये, और फोर्थ है के टेट्रावेलेंट SnCl4 इस तरीके से। ये जो कंपाउंड होते हैं इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिट होता है, इसलिए ये भी क्या है, एक लुईस एसिड है। ठीक है, तो ध्यान देना, क्या सुनना, ध्यान देना, जितने भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके वजह ना लुईस एसिड का सबसे बेसिक कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, दूसरा उनका वैकेंट ऑर्बिटल होना। ठीक है, तो जितने भी सारे डी ब्लॉक एलिमेंट सारे लुईस एसिड होते हैं, जिनके पास वैकेंट एस ऑर्बिटल होता है, कौन सा होता है, वो हाइड्राइड आयन होता है, इसका वैकेंट एस होता है। वैकेंट बी कहाँ होता है, सेकंड है के डाइवेलेंट और थर्ड है के ट्राइवेलेंट में, और वैकेंट डी कहाँ होता है, फोर्थ है के टेट्रावेलेंट, फिफ्थ है के पेंटावेलेंट। सिंपल जी, सेकंड में डाई है, थर्ड में ट्राई, फोर्थ में टेट्रा, फिफ्थ में पेंटा, सिंपल जी। ठीक है, एक और तरीके से तुम लुईस एसिड कह सकते हो, एक और आता है, क्या आता है, एक और होते हैं कंपाउंड होते हैं जो कि क्या होते हैं तुम्हारे, वो होते हैं लुईस एसिड का बिहेव करते हैं, वो कंपाउंड होते हैं ना, कंपाउंड हैव मल्टीपल बॉन्ड, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे कंपाउंड जिनका जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इस हाईली इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, जैसे एग्जांपल CO2, ये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है, लुईस एसिड होता है। अब सवाल आता है क्यों लुईस एसिड होता है, मुझे खुद बताओ। कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो पार्शियल नेगेटिव, जिससे यहाँ पे बच जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, जिससे ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिससे इजीली यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो ऐसे कंपाउंड भी तुम्हारे क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ध्यान सुना, बट अब मल्टीपल बॉन्ड क्यों कहा, ध्यान सुना, अगर कार्बन मान लो सिंगल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ बैक बॉन्डिंग हो सकता है, बैक बॉन्डिंग क्या हो गया कि कुछ देर बाद बताऊंगा, इस तरीके से बैक बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल चीज याद रखना, ऐसे कंपाउंड जो कि डबल मल्टीपल बॉन्ड से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं उन भी क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ दिया लुईस बेस का भी, क्लासिफिकेशन पढ़ दिया लुईस एसिड का। ठीक है, ओके। अब जैसे कभी कभी सवाल आता है, ध्यान सुनना, सवाल आता है कि इनमें से इन कंपाउंड को तुम बताओ कि ये लुईस एसिड है या बेस है। चलो, एक तुम्हारे होमवर्क है, तुम्हें खुद बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड लुईस एसिड होगा, कौन सा कंपाउंड लुईस बेस होगा। ठीक है, ओके, लिखना NH3 BF3 SnCl4 C5H5N CO Ni+2 OH नेगेटिव, F नेगेटिव, S पॉजिटिव, H नेगेटिव, ECl3। ठीक है, ECl3। तो इन सबको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है। तो खुद ट्राई करना और देखना। तो मैं बेसिक जितने भी क्लासेस है उनमें से कोई ना कोई एक दो कंफ्यूजन आएगा,
अगर कोई कंफ्यूज आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि ये एसिड कैसे हुआ, ये बेस कैसे हुआ, ठीक है, लिख दिया। अब जैसे चलो मैं अभी बता देता हूँ कि इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। चलो तुम आप खुद करना और मेरे को कमेंट में बता देना कि क्या क्या एसिड है कौन सा क्या है बेस है। ऐसे सवाल ज़्यादातर लुईस एसिड थ्योरी से बनते हैं। मैं दूसरा सवाल ये सवाल तो बहुत पिछली बार आया था, लास्ट ईयर का ही सवाल है। तो मैं BCl3 BF3 BCl3 ऐसे BF3 BCl3 BBr3 और BI3 है। तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है ये बताना है। तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बताने कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक कौन सा ज़्यादा बेसिक है। अगर तुम गौर करते हैं सारे के सारे जो हैं वो थर्ड ए के ट्राईवैलेंट कंपाउंड है। थर्ड ए के क्या है ट्राईवैलेंट, थर्ड ए के ट्राईवैलेंट कंपाउंड एसिड होता है। तुम्हें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है। थोड़ा सा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना। अब तुम अगर खुद सोचोगे तो देखो जो होशियार होगा तो थोड़ा दिमाग है वो कहेगा कि यार देखो ऐसा है, पहले में बोरोन की बॉन्ड बनाया फ्लोरीन से, दूसरे में बोरोन का बॉन्ड बनाया क्लोरीन से, तीसरे में बोरोन का बॉन्ड बनाया ब्रोमीन से, चौथे में बोरोन ने बॉन्ड बनाया आयोडीन से, ठीक है। हमें पता है इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। ऊपर को जैसे जाते जाते हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है, यहाँ उससे कम और यहाँ सबसे कम। तो ये बहुत ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव रहेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ थोड़ा कम पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा कम आएगा, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा कम पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ बहुत थोड़ा कम पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और यहाँ तो बहुत ही कम पार्शियल नेगेटिव होगा, और यहाँ बहुत ही कम क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब हमें पढ़ा है कि लुईस एसिड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। तो तुम्हारे और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी BF3 के बोरोन में, क्योंकि भाई साहब साथ में फ्लोरीन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो जवाब ये होगा कि BF3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एसिडिक होगा, फिर BCl3 फिर BF3, ठीक है। सिंपल बात समझ आए ना, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, यहाँ थोड़ा कम ले पाए, तो ज़्यादा सबसे कम जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी यहाँ थी, इसलिए क्या आया ये सबसे ज़्यादा एसिडिक आया, ठीक है। आया बस समझ में। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता, ये केमिस्ट्री का सवाल नहीं होता, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का सवाल होता है, इतना सिंपल नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। BI3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर BBr3 फिर BCl3 फिर BF3 होता है। गोवा ध्यान है घुमाया, ऐसा नहीं होता। ये सोचा बहुत सही था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही होती है ऐसी सही है ये, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है ना, एक्सेप्शन अगर नहीं आए तो कैसे होगा। एक्सेप्शन नहीं होता, रीजन इसका आता है बैक बॉन्डिंग, इसका आता है क्या बैक बॉन्डिंग। अगर किसी ने मेरी लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर के कोऑर्डिनेशन का, इसमें एक टॉपिक आता था फैक्टर अफेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, जिसमें वो आता था क्या पाई बॉन्डिंग एबिलिटी आता था। मतलब होता है हमें पता है मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है, इसमें लिगेंड मेटल को क्या देता है इलेक्ट्रॉन देता है। देखो मेट और ध्यान में लिगेंड क्या देता है मेटल को क्या देता है इलेक्ट्रॉन देता है, बहुत बढ़िया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो मेटल के तो नेचर ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर होता है, तो मेटल भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अगर लिगेंड ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि CO CN और NO ये तीन ही होते थे, तो यहाँ पे मेटल भी अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे इस तरीके से डबल बैक बॉन्डिंग, दोबारा से पीछे से दोबारा बॉन्डिंग, जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्डिंग एबिलिटी, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाया जाता है, इसी को कहते हैं क्या बैक बॉन्डिंग। अगर तुम फिफ्थ सेमेस्टर में कोई अगर केमिस्ट्री लेगा तो वो वहाँ पड़ेगा अच्छे से बैक बॉन्डिंग क्या। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। बैक बॉन्डिंग होती कैसे है, बहुत ये हमारा बोरोन ये है, ये बोरोन का क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, जुड़ा है किसी हेलोजन से, ये कि हेलोजन का लोन पेयर का है, हेलोजन के पास भी तो लोन पेयर है, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके बाद लोन पेयर है, ये इधर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इजीली इसका वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकते, खुद बताओ बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, आराम से हर कोई क्योंकि हेलोजन का लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ पे भी किसी का दिमाग होगा, वो कहेगा यार अगर इलेक्ट्रॉन देना है ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो यार आयोडीन तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आयोडीन देगा, तो यहाँ पे तो बोरोन का जो ये वैकेंट ऑर्बिटल जल्दी भर जाना चाहिए, फिर भी इसे एसिडिक नहीं होना चाहिए, अभी भी एसिडिक है। ध्यान सुनना, ये होती है तो मैं बैक बॉन्डिंग समझता है ना, अब समझना। अब मैं बताता हूँ रीजन क्या आता है, क्यों मैंने ये वाले ध्यान सुनना।
बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैलेंस का 2s2 2p1। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये 2p का है, ये क्या है, ये 2p ऑर्बिटल है। मुझे बताओ अगर Bi3 में बोरॉन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, बोरॉन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो बोरॉन का तो 2p आएगा, आयोडीन का क्या आएगा जल्दी बताओ, आयोडीन का क्या आएगा 5p आएगा। आयोडीन के पास जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये 5p में है। तो मुझे बताओ क्या 2p और 5p के बीच में अच्छी ओवरलैपिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसा p तो दोनों है बट एनर्जी लेवल तो डिफरेंस है ना। और ऐसे BBr3 की अगर मैं बात करूं, BBr3 में तो बोरोन का 2p आएगा बट ब्रोमीन का 4p आएगा। ऐसे BCl3 में बात करूं, बोरोन का 2p आएगा बट क्लोरीन का 3p आएगा। और सबसे बढ़िया होगा BF3 में, जिसमें बोरोन का भी 2p आएगा और फ्लोरीन का भी 2p आएगा, जिससे यहाँ पे बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो ये बॉन्ड में जो ये बोरोन के बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वैसे ही कम हो जाएगी, भर गए इसके इलेक्ट्रॉन, इसलिए Bi3 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, और ये था पूरा आपका क्या लुईस एसिड बेस थ्योरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थ्योरी आनी बहुत जरूरी है, ये लंबी भी है और हर जगह काम आने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसे लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।